हेलो बच्चों, 66वीं प्रारंभिक परीक्षा और दरोगा की जो परीक्षा है उसको लेकर के मैंने एक सीरीज शुरू की। उसी के क्रम में आज का जो सब्जेक्ट टॉपिक रखा है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो हम उसको आज लेकर चलते हैं। उसके 30 प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं लेकर चल रहा हूँ। और देखिए, सारे बच्चे कुछ लिख रहे हैं कि सर ये सब्जेक्ट या फिर दरोगा का सिलेबस के अनुरूप, मेंस के अनुरूप। देखिए, मैंने सब सिलेबस भी देख रखे हैं और मैं सब दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। वो मिक्स करके भले ही बाद में कभी लूंगा, लेकिन अभी मैं टॉपिक वाइज ही लूंगा। इससे आपकी तैयारी और अच्छे ढंग से होगी। मिक्स्ड ठीक है, कभी बीच में मिक्स भी ले लेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज ही, सब्जेक्ट वाइज ही लेने दीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से प्रॉपर वे में आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। तो अभी हम अर्थव्यवस्था पे आते हैं। पहला प्रश्न, जनगणना 2021 जो शुरू हुआ है, अब ये इसका थीम क्या रखा गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये 16वीं जनगणना है और इसका जो थीम है वो जन भागीदारी से जन कल्याण। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके पहले जो हमारा 2011 का जो थीम था वो हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य था, ठीक है। ये क्या ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो ध्यान में क्या रखना है, इससे संबंधित मैं बात कर दूं, जनगणना आयुक्त कौन है। तो अभी जनगणना आयुक्त हैं डॉक्टर विवेक जोशी, जिनके नेतृत्व में ये जनगणना कराई जा रही है। और इसमें 30 लाख कर्मचारी लगेंगे और इसमें 8,754 करोड़ 8,754 करोड़ 875 करोड़ और 23 लाख 0.23 इतने रुपये खर्च होंगे, ध्यान में रखिएगा। और इसमें एक चीज और जोड़ी गई है जो अन्य जनगणना में नहीं है, वो है एनपीआर, यानी कि जो एनपीआर जो पॉपुलेशन रजिस्टर बनानी है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसके लिए भी अलग से 3,941 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च का प्रावधान है। ध्यान में रखिए, ये थोड़ी सी अन्य से अलग है। एनपीआर को बनाना है, जिसके लिए चर्चा भी चल रही थी सीए और एनपीआर के चलते। और आप देखेंगे जो 16वीं जनगणना है उसमें एक और खास बात यह है कि ये पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। इसका जो एक निगरानी प्रबंधन पोर्टल बनाया गया है, ये 16 भाषाओं में होगी, ध्यान में रखिएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक इतिहास भी बता दें कि पहली जनगणना किसके काल में हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। और ध्यान में रखिए, बस 16वीं जनगणना के आयुक्त, ये करंट अफेयर्स भी हो सकता है, डॉक्टर विवेक जोशी। और 15वीं जनगणना के आयुक्त भी आप जानते ही होंगे, चंद्रमौली जी थे, सी चंद्रमौली। इतनी बातें ये मैंने पहले दी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चंस में आप लोग मांगते हो और उसमें टिक कर आंसर लेकर बन जाते हो। डिस्कशन जो बहुत जरूरी है। अब मैंने एक प्रश्न में शायद आपको 10 प्रश्न दे दिए, तो एक प्रश्न में 10 प्रश्न समाहित है, 30 प्रश्न ही नहीं है। आप ये बहुत समझिए, डिस्कशन में बहुत सारे प्रश्न क्लियर होते हैं। एक तरह से मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, सीएसीपी, ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी का फुल फॉर्म है, जिसकी हिंदी में कृषि लागत एवं कीमत आयोग कहते हैं, ठीक है। ये 1965 में यह स्थापित हुआ था। कितने अनाज के मूल्यों का निर्धारण करती है। अब देखिए, पुराना अगर किताब आप विगत वर्षों का पढ़ रहे होंगे तो ये प्रश्न आया भी है कई बार। तो 24 जीन्स यानी कि 24 अनाजों पर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी तय करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का अधिकार, एमएसपी तय करने का अधिकार सीएसीपी को है। अब ये 24 ही उपज थी, अब इसमें एक और बढ़ोतरी हो गई है तो 25 हो गया, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उत्पादकता और कृषि उपज को बढ़ावा देना। ये कैसे होगा, जब किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही तय कर दिए जाते हैं और उसी मूल्य पर सरकारी जो खरीद होती है, गेहूं का, ये तमाम खरीद होती है जिन्सों की, वो क्रय केंद्रों पर, तो इसी मूल्य पर होती है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हरित क्रांति के जनक कौन है। अब ये ट्रेडिशनल प्रश्न है।
लेकिन मैं इसे इसलिए दिया कि इसमें भी प्रश्न बहुत छुपे हैं। हरित क्रांति के, अभी देखिए हरित क्रांति सेकेंड शुरू हो गया, चल रहा है। फर्स्ट हरित क्रांति जो थी, इसके जो जनक थे नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व में अगर पूछा तो नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति केवल पूछा, इसका मतलब विश्व पूछ रहा है, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, एक नाम और जुड़ा हुआ है विलियम गॉड। ये विलियम गॉड का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो अगर पूछा एग्जामिनेशन में कि हरित क्रांति शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया, तो ये प्रश्न का उत्तर होगा विलियम गॉड। ठीक है, और अगर पूछा कि भारत में हरित क्रांति किसने शुरू की, तो MS स्वामीनाथन, सी इज द करेक्ट आंसर। और दूसरी हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो APJ अब्दुल कलाम साहब ने। ठीक है, और इसी को इस सरकार आगे बढ़ा रही है, जिसमें पहली हरित क्रांति का जो ड्रॉबैक था कि वो सिर्फ गेहूं और धान इसी को लेकर के कॉन्फाइंड था, और कुछ पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुछ राज्यों में ही ये सीमित था। इस बार कई फसल को शामिल किया गया, न केवल खाद्य फसल की, अखाद्य फसल को भी शामिल किया गया। तो ये थोड़ा सा बृहत रूप वाला हरित क्रांति है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा नॉर्मन ई बोरलॉग, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आइए नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। ठीक है, 12 जुलाई 1982 में हुआ था। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसके जो अभी जो चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं, ये इसलिए मैंने अभी इस क्वेश्चन को पूछा कि ये भी बता दूं कि नाबार्ड के अभी नए चेयरमैन बने हैं, और वो है गोविंद राजूला चिंटोला। ठीक है, न्यू चेयरमैन हुए हैं गोविंद राजूलो चिंटोला। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, 5वां प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन नाम से फ्लड है, तो आप ध्यान में रखिएगा, ऐसा ना कि जो जानते हैं अच्छी बात है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो जुड़ा है दूध के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से। ठीक है, और इसको लाया किसने? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फाउंडर थे अमूल के, जो अमूल दूध है, अभी आप देखते होंगे अमूल बहुत बड़ा ब्रांड है, तो अमूल जो ब्रांड है वो इसके चेयरमैन और फाउंडर वही थे अमूल के। और एक चॉइस मैंने इसमें ये भी लिखा लाल बहादुर शास्त्री, वो इसलिए लिखा कि ये जो ऑपरेशन फ्लड आया था उसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, अब नेक्स्ट, भारत में परिष्कृत जीन मॉडिफाइड जेनेटिक सीड्स है। ठीक है, मॉडिफाइड जेनेटिक मैंने लिखा, वहां सीड्स भी लिख दें। पहली खाद्य फसल क्या है? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का चीज है, और इसके तहत नए किस्म उपजाए जा रहे हैं। तो इसके तहत मैंने पूछा खाद्य फसल। देखिए प्रश्न कहाँ आएगा, इसको बनाना कैसे है, ध्यान में रखना है। भारत में मॉडिफाइड जेनेटिक अगर पूछेगा फसल कौन, तब BT कॉटन होगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा खाद्य यानी खाने वाली फसल, तो वो है BT ब्रिंजल। ठीक है, BT बैगन। और दूसरा जो खाद्य फसल है वो कौन है? BT मस्टर्ड, यानी कि BT जो हमारी सरसों। ठीक है, BT सरसों। और अभी BT पोटैटो पर काम चल रहा। ठीक है, अभी उस पर हुआ नहीं है, लेकिन वो भी होगा। देखिए अमेरिका ने तो पोटैटो वाला पर रिसर्च बहुत कर रखा है, उसने ऐसे बना भी लिए हैं परिष्कृत जीन कर करके, और उसने ऐसे पोटैटो बनाया है जो डायबिटिक पेशेंट भी खा सकता है। यानी डायबिटिक पेशेंट को खाने के लिए पोटैटो मना है, लेकिन वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है कि उसने ऐसे उसमें डाले हैं जिससे कि इंसुलिन कंट्रोल करता है वो। तो न केवल वो आप आलू खा सकते हैं, बल्कि वो डायबिटिक पेशेंट के लिए वो चिकित्सा का भी काम करेगा। ठीक है, तो वो अभी आएगा, वो हमारे यहाँ भी नहीं आया, उस पर काम चल रहा है। नेक्स्ट, पुनरम किस राज्य की स्थानांतरित कृषि का नाम है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थानांतरित कृषि का मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में देखिए बहुत एग्जाम में आता है, वो है झूम कल्टीवेशन। तो झूम कल्टीवेशन तो बहुत पूछता रहता है, तो झूम कल्टीवेशन कहाँ का है? असम का है। ठीक है, लेकिन पुनरम कहाँ का है बेटा? केरल का। ठीक है, केरल का। ठीक है, केरल का, असम का नहीं। असम मैंने किस बताया था, उसे क्या था? असम में
असम में झूम, ठीक। आंध्र प्रदेश में क्या है? पोद्दू। आंध्र प्रदेश का क्या है? पोद्दू, ठीक है। अब आ गया है 8वां प्रश्न, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति जो है, ब्लैक रिवॉल्यूशन, वो है वैकल्पिक ऊर्जा, जो पेट्रोलियम का उत्पादन है उससे संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है। बी इज द करेक्ट आंसर। मसालों के उत्पादन से अगर तो भूरी क्रांति है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब आए हम लोग 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है, सेल के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, तो सेल जो है ये 1974 में स्थापित हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, और इसका जो नए चेयरमैन बने हैं वह है सोमा मंडल। सोमा मंडल, याद रखिए बेटा, नया बना, पूछेगा एग्जाम में, करंट अफेयर्स भी है। सोमा मंडल, मैंने इकोनॉमिक्स में बैलेंस करने की कोशिश की है, करेंट वाला भी देने की कोशिश की है और अन्य प्राचीन वाले देने की कोशिश की, बैलेंस करके चल रहा हूँ, एग्जाम में आएगा। अभी के चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार चौधरी जी, ठीक है। अभी जो चेयरमैन है कौन है? अनिल कुमार चौधरी, जो बन सोमा मंडल चार्ज लिया उन्होंने, सोमा मंडल ने, ठीक है। अब आए नेक्स्ट प्रश्न पे। 10वां, सेबी के नए चेयरमैन कौन बनाए गए? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने वाली संस्था है सेबी, इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो इसके 12 अप्रैल 1988 को ये स्थापित हुआ था, 1988 में, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और इसके जो चेयरमैन जो बनाए गए हैं वे है अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो पहला जो चॉइस है वो प्रछन्न बेरोजगारी। अब देखिए होता क्या है, क्वेश्चंस बनाने में ये भी ध्यान में रखना है, जैसे ही आपने प्रछन्न बेरोजगारी देखा, छिपी हुई बेरोजगारी देखा, आगे आप लोग पढ़ते ही नहीं, और हड़बड़ाहट में ये क्वेश्चन जानते हुए लोग गलती करते। चॉइस जरूर पढ़िएगा। प्रछन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं इसको, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पाई जाती है। क्यों, कैसे पाई जाती है, क्या प्रकृति है इसकी? कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएंगे तो आपको लगेगा 10 व्यक्ति पर घर का परिवार सब अपने खेत में काम कर रहा है और सब कार्य करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर उसमें से 4 व्यक्ति को हटा लें तो उसमें कोई, उसके प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उतना ही प्रोडक्शन होगा। यानी वो 4 व्यक्ति अधिशेष लगा हुआ, उसकी सीमांत उत्पादकता जो है, मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी वो शून्य है, वो काम ही कर जरूर रहा लेकिन वो वास्तव में उसकी प्रोडक्टिविटी शून्य है। तो इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। दिख तो रहा है कि कार्य कर रहा है लेकिन वो छिपी हुई बेरोजगारी है, डिस्गाइज है, ठीक है। दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। अब ये मौसमी बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है ज्यादातर। आप देखेंगे मौसम होगा उसी के अनुरूप, जैसे आप गन्ना है तो गन्ना जब होता है तो आप देखेंगे 6 या 7 महीने गन्ने से आदमी जो है वो चीनी वाली मिल चलती है, उसके बाद नहीं चलती है, ठीक है। बहुत सारे इस तरह से उद्योग हैं जो कि मौसमी बेरोजगारी, जो एक कृषि पर आधारित होती है, सर्टेन पीरियड तक चलती है, तो इसको हम लोग कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। तीसरा है घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये विकसित अर्थव्यवस्था में ज्यादा पाई जाती है। क्या है ये कि देखिएगा, ये जो टेक्नोक्रेट्स ज्यादा होते हैं या हाईली स्किल्ड व्यक्ति जो होते हैं, वो एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जंप मारते हैं। इस फेसबुक से छोड़कर गूगल में जाना, तो फेसबुक में रहे थे ये सितंबर माह तक, और नवंबर माह में वो जाने वाले हैं गूगल में, यानी कि इस 2-3 माह जो है ये बेरोजगार है। तो ये इस प्रकार का फ्रिक्शनल बेरोजगारी कहते हैं, घर्षण बेरोजगारी। तो ये सी जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। और डी के चॉइस में मैंने क्या दिया, ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों होगा, कृषि क्षेत्र में दोनों पाई जाती है। डी इज द करेक्ट आंसर। 12वां प्रश्न, निरपेक्ष गरीबी को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए, गरीबी को मापने की 2 विधियां हैं, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हमारे यहाँ जो पॉवर्टी मापने का है तरीका है वो है निरपेक्ष गरीबी। एक लाइन खींच दी गई कि ये मेरा बीपीएल का लाइन है, इस मापदंड के नीचे अगर कोई है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, गांव में सर्वे करते हैं और सर्वे करवाते हैं और हर व्यक्ति के घर जा करके इसका सर्वे करते हैं, यानी
हेड काउंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। जो लॉरेंज वक्र है विधि और जो गिनी गुणांक विधि है, ये दोनों विधि जो का प्रयोग होता है सापेक्ष गरीबी में, ये विकसित अर्थव्यवस्था में ज्यादा पाई जाती है। यानी ए और बी जो है वो सापेक्ष गरीबी को मापने के तरीके हैं। ठीक है, अब आइए 13वां प्रश्न। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का क्या अर्थ होता है? वर्कर पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, जो WPM है, ये क्या? तो ये इसका आंसर होगा शेयर में भागीदारी, ये नहीं है। उत्पादन में भागीदारी, ये भी नहीं है। उत्पादन में भागीदारी श्रमिकों की रहती है, लेकिन वो तो ऐसे भी रहती है। ये प्रबंधन में यानी कि मैनेजमेंट में, यानी कि नीति निर्णय में भागीदारी, यानी कि श्रमिकों के जो मैनेजमेंट डिसीजन लेगा वो उसके कॉन्सेंट से लेगा, उसके मंतव्य को भी रखेगा और उसको लागू करेगा। तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। हमारे यहाँ अभी ये बहुत प्रचलित नहीं है। हमारे यहाँ श्रमिक को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। मालिक, मिल मालिक ऐसा नहीं समझता है कि जो ये हमारी कृपा दृष्टि पर है, हम ये डिसीजन लेने लायक ही नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। लेकिन पश्चिमी देशों में बहुत ये प्रचलन है, इसलिए वहाँ हड़ताल और तालाबंदी वगैरह चीजें कम हुआ करती है। नेक्स्ट, हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में कौन सा बैंक है? अब देखिए मैंने क्या पूछा, ये कृषि वित्त पूछा, यानी किसान क्रेडिट कार्ड का चीज पूछा। तो किसान क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा कौन सा बैंक देती है? अब आप अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से न रहे, देखिए बहुत पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे तो इसका चॉइस हुआ करता था कोऑपरेटिव बैंक, सबसे ज्यादा वही एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती थी, ठीक है, जिसको नाबार्ड रेगुलेट करता है। लेकिन जब से सभी बैंकों को एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए कंपल्सन दी गई, टारगेट दिए गए, एग्रीकल्चर सेक्टर में सब काम करते हैं, तो अब जो है क्रेडिट कार्ड को, अब चूंकि वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं बहुत हैं, सारे वाणिज्यिक बैंक बहुत हैं और उसकी शाखाएं भी सबसे सर्वाधिक है, तो वैसी दशा में अब जो है वो कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत हो गया वाणिज्यिक बैंक। ए इज द करेक्ट आंसर, यानी 14वां का प्रश्न ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं 15वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता? अब ये देखिए, भारत में सबसे प्राचीन काल से ही चला आ रहा है ये सबसे बड़ा उद्योग। देख, मैं ये बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता से ही कपास का आप ओरिजिन देखते हो, वहीं से भारत को जाता है कपास, सिंडोन मैंने बताया था। और वस्त्र उद्योग बहुत प्राचीन रहा है, शुरू से ही भारत में वस्त्र उद्योग बहुत है। उरैयूर, साउथ में उरैयूर जगह है जो कि कपड़ा के लिए, उद्योग के लिए मशहूर था। अंग्रेज भी आए तो कहा जाता है कि हमारे कपास से ही वो, उनके यहाँ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। सस्ता यहाँ से कपास ले जाते थे और वहां से वो फिनिश बना करके कपड़ा और फिर हम लोग के यहाँ बेचते थे, तो डबल हम लोग के यहाँ खाता था। इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहते हैं, जिसको दादा भाई नौरोजी ने बताया कि कैसे हमारे यहाँ से पैसा चला जा रहा है। ठीक है, नालियों के माध्यम से, एकदम ड्रेन ऑफ वेल्थ था, पूरी तरह से अंग्रेज कैसे हमारी कमर को तोड़ रहा। तो ये जो चीज थी, ये इसलिए वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला ये उद्योग है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए 2018 में 130वां था और 2019 में एक अंक हम आगे बढ़े, मानव विकास सूचकांक में 129। ठीक है, 129। ये सब प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट 17वां प्रश्न क्या है? मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो ये हस्तकरघा उद्योग, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बहुत चर्चित प्रश्न है। अब आइए 18वें प्रश्न पर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब देखिए, ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है बेटा, ये प्रचर्चित प्रश्न है। सिडबी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। अगर आप नहीं जानेंगे तो सीधा फिर लुधियाना या जो ज्यादा वहाँ लघु उद्योग है वही मारेंगे आप। तो इसका लखनऊ में है। ये 2 अप्रैल 1990 में सिडबी बैंक बनाया गया था। ये 1990, 2 अप्रैल 1990, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व बैंक के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, कौन है विश्व बैंक के अध्यक्ष? तो डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। पहले जिम योंग किम थे, उसके बाद डेविड मालपास बनाए गए।
और अभी एक ये हो गया। और अगर आपसे IMF का पूछे तो IMF के कौन होंगे? तो क्रिश्चियन लेगार्ड, जो डी हम लिखे हैं चॉइस में, वो IMF के हैं। ठीक है, वहाँ IMF के MD ने। और कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के। और डेविड मालपास कहाँ के रहने वाले हैं? डेविड मालपास ऑलवेज, जानिए, विश्व बैंक के अध्यक्ष ऑलवेज अमेरिका का होता। ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में, हमेशा अमेरिका का होता। 9 अप्रैल 2019 को इन्होंने चार्ज लिया था। जिम योंग किम का सेवा समाप्ति हो गई। उसके बाद जो है डेविड मालपास बने अमेरिका के, वो भी अमेरिका के, वो भी अमेरिका के। जिम योंग किम जो थे अमेरिका के थे। ये तो प्रश्न बहुत एग्जाम में आता था, इसलिए इनका नाम तो था, ये साउथ कोरिया के लगते हैं जिम योंग किम, और ये है सिटीजन जो थे अमेरिका के थे। तो ये प्रश्न बहुत पूछा एग्जाम में। नेक्स्ट, शून्य आधारित बजट के जनक कौन है? जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग किसे कहते हैं? कि नए सिरे से किसी योजना का क्रियान्वयन करना, पुरानी बातों को नहीं लेके चलना, नए सिरे से उसका आवंटन करके नए सिरे से उसकी व्याख्या करना, इसको जीरो बेस बजटिंग कहते हैं। और इसका जो जनक थे वो पीटर ए पियर साहब थे। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको हालांकि आगे बढ़ाया हिल्टन यंग ने भी, और जिमी कार्टर साहब ने सबसे पहला प्रयोग किया, लेकिन पीटर ए पियर जो थे इसके जनक माने जाते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में लगाए जाने वाले करों की प्रकृति क्या है? ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार के कर की प्रकृति हमारे यहाँ। विश्व में कई जगहों पर आप देखेंगे इस प्रकार के जो कर की जो प्रणाली है, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनेट और प्रोग्रेसिव। ठीक है, थोड़ा सा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताऊं, क्योंकि अभी संभव नहीं है। किसी दिन ऐसा देखूंगा कि अगर बोर्ड पर बता पाऊं तो शायद ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन इसका उत्तर जो होगा वो है अवक्रमिक। अवक्रमिक कर की प्रकृति ये कहते हैं कि वो कुछ देर तक प्रोग्रेसिव रहता है, यानी बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ा वैसे वैसे आपके कर का रेट भी बढ़ा, लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद वो स्टैटिक हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ है कि जो राशि क्या है, 5%, 10%, 20%, 30% और 30% के बाद स्टैटिक, यानी कि उतना 10 करोड़ के बाद आपका जितना भी आपका बढ़ जाए इनकम टैक्स का जो रिटर्न का रेट होगा वो 30% होगा, यानी उसको कहते हैं अवक्रमिक है। इसको डिग्रेसिव बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमारा यहाँ कर की प्रणाली का क्या है? डिग्रेसिव। नेक्स्ट आइए, पिगोवियन कर किस प्रकार किस पर लिया जाता है? ये किस पर होगा, प्रकार नहीं हो, किस पर लिया जाता है। प्रश्न जो होगा ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग होगी, किस पर लिया जाता है, प्रकार नहीं होगा। प्रश्न पहला चॉइस है क्या है? विदेशी मुद्रा के लेन देन जब किया जाने वाला कर। नहीं, देखिए ये जो है ये कर जो है बाद में लगाया गया। पीगू या अर्थशास्त्री थे, पीगू नामक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस बात को लिखा और उसी के नाम पर ये कर हो गया, पिगोवियन क्लब टैक्स। और ये जो लगाया जाता है ये प्रदूषण पर लगाया जाने वाला कर है। ये ऐसा कर है जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस को फैलाने वाले प्रोड्यूसर होते हैं उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है। हमारे यहाँ भी प्रावधान हो गया ये। आप देखिएगा जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सबको अब अपने अपने पूरे जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो अपनी जितने लाभ होती है उस लाभ का जो परसेंटेज है 1 से 2% उसका अपना टैक्स है, उसका खर्च वो जितनी कार्बन उत्सर्जन करेंगे, ठीक है, जितना वो कार्बन उत्सर्जन उनकी कंपनी कर रही है उसका आकलन होगा और उसके अनुरूप उनको पर्यावरण पे खर्च करना। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट है कि जीडीपी बहुत पढ़ लिया, ग्रीन जीडीपी कॉन्सेप्ट है ये। तो ग्रीन जीडीपी क्या है? तो जो कार्बन फुटप्रिंट है वो आपने पूरे वर्ष भर में जितना आपने ग्रो किया यानी जितना आपने उत्पादन किया, अब जितनी मात्रा में आपने बहुत ये ध्यान में रखिए कि जीडीपी के ग्रोथ रेट के चक्कर में अगर आपने बहुत फ्रिज और बहुत एसी और तमाम का उत्पादन कर दिया तो डेवलपमेंट तो हो गया, उत्पादन तो हो गया, आपने बहुत कार्य बना दिए डीजल और ये तमाम के, लेकिन देखिए उसके उत्पादन में आपने कितने कार्बन उत्सर्जन किए, बहुत कार्बन उत्सर्जन किया, बहुत सीएफसी की मात्रा आपकी पर्यावरण प्रदूषण बहुत फैलाया आपने। तो ये है कि कितना आपने जीडीपी का ग्रोथ रेट में कोई ध्यान में रखना है
कि कार्बन फुटप्रिंट जो होगा, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट का मतलब जितना अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया उसका फुटप्रिंट निकालेंगे और अपने जीडीपी में से उसको माइनस करेंगे, तब आपका ग्रीन जीडीपी का आंकड़ा निकलेगा, वो रियल डेवलपमेंट का आंकड़ा निकलेगा। इसलिए अब देखिए सरकारें इसीलिए बहुत सजग हो गई और हमारे यहाँ भी वित्त आयोग में ये प्रावधान किया गया कि अब जो है जितना ग्रीन एरिया होगा आपके स्टेट में उतना ही उस जनसंख्या वाला चीज जो है उसको कम कर दिया गया रेट को और उसको बढ़ाया गया पर्यावरण के रेट को। तो अब सारी सरकारें देखेंगे आप पर्यावरण पर बहुत खर्च कर रही है, क्योंकि उनको भी वित्त लेना है, उनको भी वित्त आयोग से पैसा लेना है इसीलिए, और अपने राज्य को भी बचाना है। तो आप ग्रीनरी एरिया को बढ़ाने के लिए इसलिए देखिएगा राज्य सरकारों ने ये काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार मतलब एक अभियान के तहत, बिहार अभियान के तहत आप देखेंगे कि एक टारगेट फिक्स किया 2.5 करोड़ जो है वो सिर्फ 15 अगस्त के साथ, 15 अगस्त नहीं 9 अगस्त तक बिहार सरकार ने रखा था और वो पृथ्वी दिवस के रूप में भी मनाया और कहा कि इसको हम लोग जो है वृक्षारोपण करेंगे और अपने लक्ष्य से ज्यादा, मैंने पहले भी चर्चा की, अपने लक्ष्य से ज्यादा हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, तो इसका लाभ भी मिलेगा। तो ये जो आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। भारत का सर्वाधिक खर्च किस क्षेत्र में किया जाता? अब देखिए ये पैसा आता है कितना है और पैसा जाता क्या है, ये दोनों प्रश्न एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट बनता है। तो सर्वाधिक खर्च हमारा जो होता है वो ब्याज अदायगी में होता है, ठीक है। नहीं, ये ब्याज अदायगी में पहले होता था, अब ये करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है वो ये इन दिनों बढ़ा है। ब्याज अदायगी पर अब 18 पैसे खर्च होते हैं और करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा वो 23 पैसा हो गया। इसलिए मैंने इसको दिया भी। हम लोग जब पढ़ा करते थे इसलिए हमने कॉन्सेप्ट में दिमाग में बना हुआ, हम लोग के समय में ये शुरू से ही ये पहले नंबर पे था ब्याज अदायगी, यानी कर जो हम लोग लेते हैं उस पे सबसे ज्यादा जो ब्याज चुकाते हैं उसको भी चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता था। तो ब्याज अदायगी सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन इन दिनों ये बजट में ये ब्याज वाला हम लोगों ने लोन को कम किया, जिसकी वजह से ब्याज अदायगी जो है जो उसमें घटा और करों जो और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है वो 23 पैसा, यानी 100 पैसा में से 23 पैसा हम लोग शुल्क और कर में राज्यों के हिस्सा में वो बंटवारा करते हैं। तो ये होगा, चूंकि जीएसटी आ गया तो ये चीजें बढ़ गई, इसलिए आपको दिखाई पड़ता है। वैसे अगर देखेंगे आप खर्च के रूप में तो वो आपको ब्याज वाला ही ज्यादा दिखाई पड़ता है, लेकिन चूंकि जीएसटी के कारण वो अब बंटवारा होने लग गया है करों का, इस प्रकार एकीकृत हो गया, इस वजह से ये वो आगे बढ़ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 24वां, बारानी कृषि का अभिप्राय क्या है, ठीक है। बारानी कृषि ये ड्राई फार्मिंग है और ये इसका जो उत्तर होगा वो डी चॉइस होगा, सिंचाई के लिए वर्षा के पानी पर। बारानी कृषि उसी को कहते हैं जो वर्षा के पानी पर सिंचाई पूर्णतया निर्भर करती हो, उसको हम लोग बारानी कृषि के नाम से जानते हैं। यानी बूंद बूंद जो है आप उसका इस्तेमाल करें। डी इज द करेक्ट आंसर 24, ठीक है। अब हम आए 25वें प्रश्न पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? ये ट्रेडिशनल प्रश्न है, मैंने पहले भी बताया था। आपने उस वीडियो में भी, मैंने जो इकोनॉमी का वीडियो आप लोग को दिया उसमें आप पढ़े होंगे, तो निश्चित रूप से इसकी चर्चा मैंने की है। वो है पीसी महालनोबिस साहब ने सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया था और नेहरू जी और दोनों मिल करके पीसी महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 26वां प्रश्न, निगम कर। ये निगम कर कौन है? देखिए ध्यान में रखिए, बहुत बच्चे क्या होता है कारपोरेशन टैक्स समझ जाते हैं। नहीं बेटा, निगम से यहाँ पटना नगर निगम और कोई और नगर निगम वाला चीज नहीं है। निगम कर मतलब कॉर्पोरेट टैक्स। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो निगम कहलाती हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी निगम है। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स है। सबसे ज्यादा पैसा सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स से ही प्राप्त होता है, तो केंद्र द्वारा लगाए एवं वसूल किए जाते हैं। ये केंद्र लगाता है और इसका प्रयोग भी केंद्र सरकार करती है, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किसे संकीर्ण मुद्रा नैरो मनी कहते हैं? अब ये देखिए, ये मुद्रा का जो प्रकार है, ठीक है, वो M1, M2, M3, M4, ये
किस प्रकार की मुद्रा है, प्रचलन में किए वाली मुद्रा है कि ये अप्रचलित मुद्रा है, ये अपनी फिक्स के रूप में रहेगी, इस तरह से उसके लिक्विडिटी को दर्शाता है। ठीक है, इसकी कितनी मुद्रा की आपूर्ति होगी इसको दर्शाता है, मार्केट में कितनी मुद्रा फ्लोट करेगी इसको दर्शाता है। तो जो M1 मुद्रा होती है, ठीक है, M1 उसको हम लोग नैरो मनी कहते हैं। ठीक है, M1 को नैरो मनी कहते हैं इसलिए, और M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। कभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसमें इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा विस्तार से, तो ज़्यादा अच्छे से आप समझेंगे। क्योंकि लंबा होगा इसलिए इसको समझाने में थोड़ा मुझे समय लगेगा। मैं इस पर जब बनाऊंगा, जब मनी पढ़ाऊंगा उसके मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको भेजूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? ठीक है, अब NSE जो की स्थापना है वो फिरवानी कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, केन्स के अनुसार किसमें वृद्धि होने से उत्पादन में वृद्धि होती है? ठीक है, केन्स ने कहा कि जो बचत होती है, ठीक है, जो हमारा सेविंग्स है, इससे होने से उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास, आप अगर बचत करोगे तो बचत जो होती है आपकी, तो बचत जब आप करेंगे तो आप बचत करने के बाद आपका डिमांड बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आप बचत करोगे तो बैंक में डालोगे। ठीक है, कुछ पैसा आप अतिरिक्त भी खर्च कर सकते हो, कुछ बैंक में भी डालोगे, अब बैंक उससे कर्ज देगी। तो बैंक किसको कर्ज देगी? ठीक है, जो मान लो कि मैंने पैसा बैंक में रखा और बैंक जो है उस पैसे को किसी अन्य व्यक्ति को कार खरीदने के लिए कार लोन दे दी। ठीक है, अब वो कार लोन हुआ, मार्केट में पैसा फ्लोट किया, लोन के रूप में ही फ्लोट किया, तो आप देखेंगे कि उससे परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी लोगों की, लोग खरीदेंगे कार लोन, सॉफ्ट लोन, इसलिए घर जाकर के लोन देते हैं कार लोन लेना हो तो, क्योंकि कार वाली कंपनियां जो है बहुत फैसिलिटी देगी, जल्दी से आप लीजिए, EMI पर लीजिए। तो आपको जब देगा तो इससे क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। तो केन्स ने कहा कि बचत जो है किसी देश की वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि करता है। बी इज द करेक्ट आंसर। 30वां प्रश्न, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कौन है? तो ये साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये जो आप लोगों को मैंने 30 प्रश्न दिए, और इस 30 प्रश्न में तो मैंने समझता हूँ कि बहुत ज्यादा चीजों को मैंने डिस्क्राइब किया। ये 2 चीजें जो रह गई डिस्क्राइब करने की, वो चूंकि ब्लैक बोर्ड पर ही समझाया जा सकता है बेटा, तो वो जब मैं आपको वीडियोस भेजूंगा तो वो मैं लिख करके भेजूंगा, तो उससे आप इसको समझ पाएंगे। चूंकि यहाँ इसको समझाना मुश्किल है, जैसे ब्रॉड मनी, नैरो मनी। तो नैरो मनी जो मैंने कहा, M1 को नैरो मनी कहते हैं और M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तमाम चीजें इसमें क्या क्या बातें आती हैं, इसको मैं डिस्क्राइब जरूर करूंगा। क्योंकि ठीक है, मुझे कभी भी ऐसे पढ़ाना पसंद नहीं है, बिल्कुल बच्चों में एक एक चीज की समझ विकसित कर देनी चाहिए, इसलिए मैं बहुत एक्सप्लेनेटरी पढ़ाने में ही पसंद करता हूँ। ठीक है, चलिए, आपको अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, तो मैं कहूँगा कि आप जो है इसको और आगे स्प्रेड करिए और बच्चों को लाभान्वित कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, और ताकि आपको जो है सही समय पर आपको और लाइक भी कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। ठीक है, वो लाइक कहीं ना कहीं मुझे भी प्रोत्साहित करता है कि बच्चे मेरे खुश हो रहे हैं और बच्चों को ये अच्छी बातें लग रही है, तो मेरे लिए वो ऊर्जा का काम करता है। ठीक है, ठीक है, तो धन्यवाद आपको। चलिए।